नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। भारत में रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण हो चला है। सत्ता के लिए भले ही ना हो, जनता के लिए जरूर है। रोजगार के सवाल को किस तरह सत्ता धूमिल करती है और किस तरह जनता इसको फिर से उठाकर पटल पर ले आती है, ये कस की लड़ाई है, दोनों तरफ से चल रही है। सरकार जहां इसे 24 का मुद्दा बनने के से रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी दल समेत देश की जनता 24 का मुद्दा बनाने के लिए एक के बाद एक आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है, सवाल रेज कर रही है। मेरे साथ हैं अर्जुन प्रसाद सिंह, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हम इनसे जानते हैं भारत में रोजगार की समस्या कितना महत्वपूर्ण है, आगामी लोकसभा चुनाव में यह समस्या कितना असर दिखा पाएगा। आइए हम सीधा उनसे ही मुखातिब होते हैं। अर्जुन जी, आपका समरभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज भारत चुनाव आने वाला है, नज़दीक ही लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में रोजगार का सवाल एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। तो आप जानना चाहेंगे कि रोजगार का सवाल कितना प्रमुख मुद्दा बन सकता है 24 के चुनाव में? रोजगार का सवाल एक बड़ा मुद्दा 24 के चुनाव नहीं बल्कि इसके कई दशक पहले से बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है और एक आंकड़े तो आए कि चीन की आबादी से भी ज़्यादा आबादी भारत की हो गई है। मतलब 144-45 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। इसमें कम से कम वो 50 करोड़ लोग नौजवान हैं, मतलब जिनकी उम्र वो 15 से 30 साल की है। वैसे लोगों को नौजवान मान लीजिए, तो कम से कम 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार की ज़्यादा चाहत होती है। लेकिन उनमें से एक आंकड़े आए हैं कि ज़्यादातर नौजवान बेरोजगार हैं। एक आंकड़ा है कि कम से कम 40 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा अर्जुन जी, बेरोजगारी का आंकड़ा निकालती कैसे है सरकार? क्योंकि मुझे समझ में, जैसा कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था, कि जो रोजगार के लिए आवेदन करते हैं सरकार सिर्फ उसी को बेरोजगार मानती है। जो रोजगार के आवेदन नहीं करते हैं सरकार उसे बेरोजगार नहीं मानती है। ये आंकड़ा कैसे तैयार करते हैं? देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी एक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये काफ़ी मेहनत से रोजगार का आंकड़ा निकालती है। इन्होंने हालिया आंकड़े जो निकाले हैं कि 25 से 29 वर्ष के स्नातक या स्नातक से ऊपर डिग्री रखने वाले जो युवा हैं उनके बीच बेरोजगारी का प्रतिशत 22.8 है, और 25 साल से कम के स्नातकों के बीच बेरोजगारी का प्रतिशत 42% है। ये उसके आंकड़े। वो आंकड़े कैसे निकालते हैं? वो आंकड़े का उनका है कि जैसे वो पहले ये तय करते हैं कितने लोग कार्य सक्षम हैं। आबादी 144 करोड़ मान लीजिए है, तो उसके बीच काम करने वाले लोग कितने हैं? तो उसका आकलन उसके पास है कि करीब करीब 80 करोड़ लोग हैं जो कार्य सक्षम हैं। बाकी लोग बच्चे हैं या वृद्ध हो चुके हैं जो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 80 करोड़ की आबादी देश में कार्य सक्षम लोगों की आबादी जो काम करने लायक है, उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को काम नहीं है, इसी के आधार पर बेरोजगारी की दर तय होती है। तो उसके अनुसार एक आंकड़ा आया है कि इसमें से आधे लोगों को काम मिला हुआ है, मतलब 40 करोड़ लोगों को काम मिला हुआ, 40 करोड़ लोग बिना काम के बेरोजगार बने हुए हैं। काम करने का भी अलग अलग जरिया है। परमानेंट नौकरी नहीं है अधिकांश लोगों की। 60% से ज़्यादा लोगों को ठेकेदारी में काम करना होता है। अच्छा, रोजगार और नौकरी में क्या फ़र्क है? क्योंकि पिछले दिनों में बताया गया था कि नौकरी सबको देना संभव नहीं है। रोजगार का मतलब बताया गया था पकौड़ा बेचना, किसी टीवी इंस्टीट्यूट के बाहर बैठ करके। तो रोजगार में नौकरी में क्या फ़र्क है? देखो, नौकरी का मतलब है कि सरकारी नौकरी या ऐसी नौकरी जिसमें मासिक सैलरी मिलती हो, जो प्राइवेट निजी कंपनियां भी देती है, और उसको नौकरी कहते हैं, जिसमें समयबद्ध
काम और समयबद्ध मजदूरी तय होती है, वो नौकरी है। रोजगार को कहते हैं कि किसी भी काम से जीविका पालन आपका हो, वो रोजगार। जैसे सरकार कहती है पकौड़ा तल के भी कुछ आमदनी कर लीजिए, परिवार चला लीजिए, ये मोदी सरकार कहती है, लेकिन सही माने में वो नौकरी नहीं है। क्या क्या भीख मांगना रोजगार हो सकता है, या चोरी करना, पटवारी करना? हाँ, मोदी के अनुसार तो भी हो सकता है कि जिस जिस काम से आपकी रोजी रोटी चलती हो उसको रोजगार मान लिया जाए। मोदी सरकार ये मानती भी है और कहती भी है कि चोरी करना, पटवारी करना, भीख मांगना, ये भी रोजगार का एक हिस्सा है। डायरेक्ट तो नहीं कहती है, लेकिन उसका अर्थ यही निकलता है कि जिस जिस काम से आपको जीविका चले वही रोजगार है। हाँ। तो ये 24 के ये तो रोजगार का सवाल कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के युवाओं के लिए, क्यों? अब चूंकि देश की अच्छी खासी आबादी बेरोजगार है तो बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अभी नहीं है। आपको याद होगा, आप बिहार से हैं, कि बिहार के 74 आंदोलन में भी रोजगार का सवाल बड़ा सवाल था। 5 सवाल पर आंदोलन शुरू हुआ था: शिक्षा, अराजकता, रोजगार और महंगाई का सवाल था। इस पर आंदोलन शुरू हुआ था। तब भी बड़ा एक मुद्दा था, आज भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी सरकारें आई इस मसले पर काम नहीं की है। चाहे कांग्रेसी सरकार रही हो, या बंगाल में वामपंथियों की सरकार रही, या यूपी बिहार में समाजवादियों की सरकार, या साउथ में, दक्षिण भारत में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें, किसी ने रोजगार के सवाल पर काम नहीं किया है। क्योंकि ये जिस व्यवस्था का मॉडल अपनाए हुए हैं, इसको कहते हैं पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल पर अगर काम करेंगे तो इसमें रोजगार नहीं बनता है। इसमें कम से कम श्रम का उपयोग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का उपयोग अब होने लगा है। और देखिएगा, निजी निजी क्षेत्र की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ कम से कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन पब्लिक इंडस्ट्री, सरकारी जो कंपनियां हैं, वहाँ ज़्यादा काम है। जैसे रेलवे में किसी ज़माने में 21 लाख लोग रोजगार करते थे, लेकिन जैसे जैसे रेलवे का आधुनिकीकरण या निजीकरण होता गया, रोजगार घटता गया। अभी 13 लाख रोजगार है, फिर भी 13 लाख लोग वहाँ काम करते हैं। तो सरकारी कंपनियों में रोजगार ज़्यादा है, निजी कंपनियों में कम है। पहले ये भी कहा जाता था कि कृषि रोजगार देती है। कितना देती है रोजगार? अब क्या हो गया? रोजगार देती है कृषि। रोजगार देने में सबसे ज़्यादा जो जगह है वो खेती और उससे जुड़े हुए काम का काज जो चलते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। माने कृषि आधारित उपज पर जितने भी उद्योग बनते हैं उसमें भी काम मिलता है। जैसे पशुधन कृषि पर आधारित है, मत्स्य पालन कृषि पर आधारित है, मधुमक्खी पालन कृषि पर आधारित है, इसी तरीके से मुर्गी पालन भी कृषि पर आधारित है। दूध उत्पादन। हाँ हाँ हाँ, दूध उत्पादन भी कृषि पर आधारित है। तो इसीलिए ये सारे काम, या बागवानी कृषि पर आधारित है। बहुत सारे फल भी अब गांव में पैदा होने लगे, तो उसमें बड़े पैमाने पर मतलब देश की कार्य सक्षम आबादी का कम से कम 40% लोग खेती और उससे जुड़े हुए काम धंधे में रोजगार पाते हैं। क्या हो गया जो आज रोजगार का काल हो गया? देखिए, गांव की खेती उजड़ी तो किसी जमाने में सामंतवाद के काल में गांव से दलित मजदूरों का निकलना मना था। एक फिल्म आई थी दामुल, जिसमें एक झोपड़ी पट्टी के लोग निकल रहे थे, उसको जला दिया गया पूरा। लेकिन अब तो है कि अब गांव से लोग निकल सकते हैं। अब दलित छोड़िए, मध्यम किसान के बेटे भी खेती में अपनी जीविका नहीं चला पाते हैं। एक सरकारी आंकड़ा है एनएसएसओ का, कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भी 38.5% आबादी खेती से अपना जीविका चला पाते हैं। तो गांव में भी अगर बाहर से काम करके पैसे नहीं भेज जाएं, या खेती से अलग कोई रोजगार नहीं गांव में किया जाए, जो ग्रामीण मजदूर बन के करते हैं या पशुपालन करके करते हैं, तब उनकी जीविका चलती है। वैसे लोगों की आबादी 62.5% है। अभी जिस तरह से आंकड़े आ रहे थे, भारत में पूंजी का संकेंद्रण बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। एक छोटी सी संख्या, मतलब मसलन 100 परिवार ऐसे हैं जिसके पास भारत की
कि कुल अर्थव्यवस्था का या संपत्ति का 50% से अधिक है, तो और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास की पूँजी नहीं है। तो ये जो पूँजी की असमानता है, ये असमानता रोज़गार से कितना संबंध रखता है? हाँ, वही पूँजी के मालिक, पूँजी का संकेंद्रण बढ़ा है देश में। धनिकों की, अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में तेज गति से बढ़ रही है, और जबकि उसी अनुपात में गरीबी की संख्या भी बढ़ी है। सरकार गलत आंकड़ा अभी पेश किया है अंतरिम बजट में कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। बहुत गलत आंकड़ा है। अगर 25 करोड़ लोगों को ऊपर कर दिए तो 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज क्यों दे रहे हो यार? मतलब 80 करोड़ को भुखमरी से बचाने के लिए फ्री अनाज देना पड़ रहा है सरकार को, और दावा कर रही है 25 करोड़ को ऊपर कर दिया। अब गरीब कम लोग हैं। आंकड़े भी गलत पेश कर रही है सरकार, जबकि फैक्ट है कि 2014 के बाद गरीबी का जितना प्रतिशत था वो बढ़ा है। मेरा सवाल रहेगा कि ये जो मंदिर निर्माण हुआ है और मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्थाएं चली है, भारत में रामराज आ गया है या फिर त्रेता युग आ गया है, अब सीधा सीधा 24 के बाद कहा जा रहा है कि सतयुग आ जाएगा। तो क्या लगता है, ये सतयुग रामयुग आने से रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी? इस भाषा में तो सरकार नहीं बात करती है। वो कहती है कि अमृत काल आ जाएगा। मतलब ये 2025 से आगे 25 तक का अमृत काल बोलते हैं। 2050 तक का अमृत काल मोदी जी अमृत काल बोलते हैं। इसमें सब खुशहाल हो जाएगा, ऐसी बात बोलते हैं। अभी अभी दुनिया भर में कैसेट भी, दुनिया भर में, देश के सभी हिस्से में एक बिहारी लड़की ने गीत गाया, वो कैसेट चल रहा है। राम आएंगे और हमारी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। सभी झोपड़ी का भाग खुल जाएगा, सब लोग बिल्कुल गरीबी से मुक्त हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। इस तरह गलतफहमी पैदा की जा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि 2050 अगर यही नीतियां चलती रही सरकार की, जिसको हम लोग नवोदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, ये नीतियां चलती रही तो रोजगार की समस्या और गंभीर होगी, भूखमरी और बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगी। अभी मोदी सरकार एक जगह भाषण दे रही थी, वहाँ बोलती है, मोदी बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस आ गई और भाजपा की सरकार हार गई तो 80 करोड़ लोगों को जो खाना मिलता है मुफ्त, जो 29 घोषणा किया गया है, वो नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी उनका। इसी तरह से एक सवाल और बताया था उसने। तो मेरा सवाल ये है कि 80 करोड़ जो लोगों को मुफ्त का आहार दिया जा रहा है, इसका कितना मतलब असर पड़ेगा 24 के चुनाव में, और कांग्रेस आने के बाद क्या होगा? इसका असर तो है, खासकर महिलाओं पर काफ़ी असर है। उनके किचन में फ्री राशन जाता है, महिलाएं खुश रहती है, और उनके बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो फ्री राशन नहीं मिलेगा। ये हालांकि कितना सच है? हालांकि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की बार बार वादा कर रही है कि कुछ भी कटौती नहीं होगी, कुछ और बढ़ाएंगे। बल्कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दिया है, और किसानों को मानधन भी बढ़ा दिया है। इसीलिए वो कर्टेल नहीं करेगा। फ्री राशन 2029 तक देने का जो मोदी सरकार का निर्णय है, अगर 24 में कोई भी सरकार आ जाए, उसको नहीं कर्टेल करने जा रही है, क्योंकि उससे जनमत विरोध में जाने का खतरा हो जाएगा। वो तो चलता रहेगा। मैं सरकार कांग्रेस की आए भाजपा का एक मतलब नहीं है, 29 तक मुफ्त आहार मिलेगा। हाँ, वो तो मिलेगा। और दोनों की नीतियाँ एक है। आर्थिक नीति, पूंजीवादी मॉडल जो देश के चलाने का, दोनों का एक है। पूंजीवादी मॉडल ये का मतलब ये है कि जनता का श्रम लूटो और एक हिस्सा उसको कल्याण के रूप में बांट भी दो, जिसको कल्याणकारी राज कहते हैं। इसी तरीके से पूंजीवादी नीतियाँ चलती है दुनिया भर में। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका में है। इजराइल में बम गिराने के लिए बम भी भेज रही है, और गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों को खाना के लिए रोटी भी भेज रही है। यही पूंजीवाद है। यही पूंजीवाद है। अ, एक और सवाल मेरा रहेगा, ये जो रोजगार का सवाल है, 24 के चुनाव में कितना रंग दिखाएगा? देखो, रंग तो दिखाएगा, लेकिन कितना ये कहना मुश्किल है, क्योंकि युवाओं का संगठन उतना मजबूत नहीं है।
युवाओं कुछ संगठन बिहार के कुछ युवा लोग अनुपम के नेतृत्व में संगठित हुए। पूरे देश में 122-23 संगठनों ने एक अखिल भारतीय स्तर का युवा मंच बनाया है। उन लोगों ने एक नारा भी दिया है, रोजगार का सवाल मौलिक अधिकार में डालो। एक बड़ा, लेकिन वो आंदोलन का स्वरूप अभी नहीं बन रहा है। राहुल गांधी ने रोजगार की गारंटी का बात कहा है। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात वो जो युवा संगठन जो बना वो उठा रहा है, रोजगार का सवाल मौलिक अधिकार में डाला जाए। फंडामेंटल राइट हमारा है, कोई सरकार उससे अलग नहीं हट सकती, सिर्फ राजीव गांधी की नहीं, किसी की भी सरकार। जब फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा तो कानूनी अधिकार स्वतः मिल जाएगा। तो ये कितना मतलब है, क्यों नहीं बन पा रहा है, ये मुख्य मुद्दा क्या कारण है? मुख्य मुद्दा यही कि पूंजीवादी मॉडल सबको चलाना है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार हो, या भाजपा की सरकार, या वामपंथियों की सरकार। सभी लोग नवउदारवाद की नीतियों पर ही अमल करते हैं, जिसका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की लूट करना और श्रमिकों को कम से कम बहाल करना, और उनको लूट लूट में एक बहुत छोटा सा हिस्सा देना, ताकि अगले दिन वो खा करके हमारी फैक्ट्री में काम करने आ सके। इस मॉडल में रोजगार की समस्या नहीं हो सकती। जब तक पूंजीवादी विकास मॉडल को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक रोजगार नहीं खत्म, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो सकती। ये मॉडल ही बेरोजगारी को बढ़ाने वाली मॉडल है। ये मॉडल ही सरप्लस लेबर पैदा करने का मॉडल है, जो गांव में दिखता है। गांव में खेती में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने काम होता है, 8 महीने लोग ताश खेलते हैं या ऐसे ही बेरोजगारी झेलते हैं। उनके लिए काम की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक सवाल रहेगा कि ये जो चीन जैसे देश जिसको हम दुश्मन बोलते हैं, चीन में कोई बेरोजगार नहीं है, कोई भी गरीब तक नहीं है, जो कि भारत से बाद में स्वतंत्र हुआ था। चीन से दुश्मनी लेकर क्या कर लेंगे हम? चीन से क्यों नहीं सीखते? अरे चीन से सीखने से मोदी तो सीख रहे हैं, जैसे मेड इन चाइना का मेड इन इंडिया सीख गए, या हर साल बोलते हैं कि चीनी माल हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर आयात करवा रहे हैं, और सभी शहर में चीनी माल बिकने का अलग काउंटर बना हुआ है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति जब इंडिया आते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वागत गुजरात में हुआ उनका। इसलिए ये तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए चीन से दुश्मनी की बात करते हैं। चीन दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, लेकिन दरअसल मोदी पाकिस्तान जाके भी वहाँ मुस्लिम नेताओं के साथ बैठ के भोज करके चले आते हैं, और चीन के नेताओं से भी तमाम तरह के व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए चीन से तो दबे स्वर में सीख ही रहे हैं। जनता को मूर्ख बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान से दुश्मनी की बात करते हैं। और चीन में सही बात है कि रोजगार की समस्या कम्युनिस्ट पार्टी ने ही हल कर ली थी, सभी लोगों को काम दे दी थी। हर हाथ को काम, जो कभी भाजपा का नारा था, जनसंघ का नारा था, जब भाजपा जनसंघ थी, सभी हाथ को काम, सभी खेत को पानी। अब भाजपा या मोदी सरकार उन नारों को भूल गई है जो उनके पूर्वज लगाते थे, लेकिन चीन ने उन नारों पर अमल किया, सभी खेतों में पानी पहुंचा दिया, सभी हाथ को काम, जो जिस लायक थे उस लायक काम दे दिया। यहाँ तक कि वहाँ बड़े पैमाने पर 1949 के पहले जो सरकार थी कौमितांग की, वैश्याएँ रहती थी, उनके लिए भी काम की व्यवस्था करके तमाम वैश्यालय को बंद करा दिया। लेकिन भारत सरकार या पूंजीवादी सरकारें क्या करती है, वेश्यावृत्ति को भी काम का दर्जा दे दिया है, वो भी एक किस्म का काम है। एक कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री बता रहे थे कि जितनी बड़ी आबादी गरीबी में बीते जाएगा, अपराध उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, अमीर उतना ही असुरक्षित होगा। कितना तर्कसंगत है ये? देखो, अमीर असुरक्षित नहीं होगा कि गरीब के बेटों को ही सुरक्षा गार्ड बहाल कर लेगा, वो अपनी सुरक्षा वो कर लेगा। आप देखिएगा, जितने चुस्त चुस्त दिल्ली की पुलिस नहीं रहती है, उतने चुस्त अंबानी अडानी के गार्ड रहते हैं। वो गार्ड बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए गरीब अगर लंपट बनेगा या लुटेरा बनेगा तो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं सकता, वो बिल्कुल मध्यम वर्ग, ज़्यादा ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों तक ही पहुँच सकता है। इसलिए उनको खतरा नहीं है।
बेरोज़गारी से, इसीलिए वो बेरोज़गारी से डरते नहीं हैं। गरीबी से भी खौफ नहीं खाते। कोई खौफ नहीं खाते हैं। अगर अराजकता फैलेगी तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो नीचे ही रहेगी। उनके नीचे की जो भी कतार है, मध्य वर्ग की कतार या उससे गरीबों की कतार, वहीं पर मार-काट चलता रहेगा। ऐसा आपने कहा कि 24 के चुनाव में बेरोज़गारी का मुद्दा भी बहुत असर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये मुद्दा उस तरह से उठ नहीं पा रहा है। तो अब मान लीजिए मोदी सरकार आ गई तो रोज़गार का सवाल क्या होगा? मोदी सरकार आ गई तो देश का दुर्भाग्य होगा और समस्या हल नहीं होगी, और जटिल होती जाएगी बेरोज़गारी की समस्या। महँगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, कॉरपोरेट लूट और बढ़ेगी। जो अभी चुनावी बॉन्ड की बात आ रही है, अब ठीक है बॉन्ड ख़त्म हो गया, अब चुपके से पॉकेट में पैसा डाल आएगा बड़ा-बड़ा उद्योगपति, और ये सारे उद्योगपतियों का अपना देश की संपत्ति बेच के दे देंगे, दे ही रहे हैं। इसलिए कॉरपोरेट का लाभ बढ़ेगा, सरकारी संपत्तियाँ घटेगी, जनता की तबाही बढ़ेगी अगर आ गए 24 के चुनाव में तो। मंदिर भी तो बनेगा। मंदिर एक तो बन गया, दूसरा द्वारका में वहाँ मस्जिद तोड़ देंगे, तोड़ने की योजना है इनकी। आरएसएस की योजना है सैकड़ों मस्जिद को तोड़ने की और सबको मंदिर में, झूठ बोलकर मंदिर में कन्वर्ट करने की। जबकि फैक्ट ये है कि अयोध्या में भी ये मंदिर वहाँ नहीं बनाया जिसके लिए लड़ाई लड़े। बाबरी मस्जिद जहाँ ढा दिए, बोले राम का जन्म है वहाँ मंदिर, वो से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनके इनके कहने पर आ गया और उसने फैसला इनके पक्ष में दे दिया। कोई कानूनी फैसला, तर्कसंगत फैसला नहीं है, उस फैसले को देखेंगे। सुप्रीम ने कहा चूंकि आस्था का सवाल है इसलिए राम मंदिर ये भाजपा का हुआ। मेरा अंतिम सवाल होगा, भारत के में पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है, विदेशी कर्ज या जो भी कर्ज हो, और लगातार उद्योगपतियों का कर्ज मोदी सरकार माफ़ भी कर रही है, और ये कर्ज बढ़ता चला जाएगा अगर, क्योंकि कर्ज लेना ही पड़ेगा इनको बार-बार। तो इस कर्ज को चुकाएगा कौन? इसका असर क्या पड़ेगा देश के लोगों पर? देखो 2014 का आंकड़ा आ रहा है कि 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, अभी 205 लाख करोड़ रुपए हो गया, मतलब 4 गुना करीब कर्ज बढ़ गया। और इसको चेतावनी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भी दे चुका है इंडिया को। उनका उन लोगों का आकलन है कि अगर किसी देश पर से उसके जीडीपी का 77% कर्ज हो जाता है तो देश खतरे में चला जाता है। और उसने चेतावनी दी है कि 2027 तक इंडिया पर कर्ज हो जाएगा जीडीपी का 100% से ज़्यादा। मान लो जीडीपी 100 रुपये का है, सकल घरेलू उत्पाद, तो कर्ज 100 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 100% हो जाएगा। ये खतरनाक। इसका असर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी देश में यह स्थिति होती है तो उसकी साख घट जाती है। और दूसरी असर क्या पड़ेगा, विदेश से माल खरीदने में इनको आसानी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा। जैसे बहुत सारी माल, जैसे इनको तेल खरीदना पड़ता है। नहीं, मेरा सवाल है आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? वो तो जो मामला है वो अलग चीज़ है। आम व्यक्ति, जैसे कि एक घरेलू महिला क्या देखेगी या एक घरेलू आम पुरुष क्या देखेगा उसको? किस पे झेलेगा? अधिक कर्ज होने पर देश दिवालिया हो जाता है, तो इसको विदेशों से आयात करने में कठिनाई होती है। तो नेचुरली जो चीज़ विदेश से मंगा के जनता को मुहैया कराई जाती है वो कम आएगा, तो वो महंगाई उसकी बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाएगा, अगर अगर सरकार के पास अरब से डीजल खरीदने की या क्रूड ऑयल खरीदने की पैसा नहीं रहेगा, तो जो यहाँ उपलब्ध है उसकी मांग बढ़ेगी तो नेचुरली उसका दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह से दलहन का आयात होता है, दलहन भी 200-400 रुपये किलो हो जाएगा, इसलिए घरेलू महिलाओं पर असर पड़ेगा। प्याज भी कभी कभी इनको बाहर से मंगाना पड़ता है। इसका तो सरल सा जवाब है कि अगर तेल महँगा हो गया तो गाड़ी मत चलाओ, प्याज महँगा हो गया तो प्याज मत खाओ, मैं प्याज नहीं खाती, वित्त मंत्री का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट रहा है। या जो चीज़ महँगा हो जाए उसका उपयोग ना करो। ये कितना इसका इफ़ेक्टिव असर पड़ेगा? वो सब कहने का कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ हम लोग देखे हैं, प्याज 80 रुपये किलो हो गया तब भी लोग खरीदते थे, जब 8 रुपये 10 रुपये किलो था तब भी खरीदते थे। जो आदत बन गई कुछ खाने की, तो महंगा हो या आवश्यकता में पड़ जाता है वो।
वो आदतन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मात्रा कुछ घट जा सकती है, लेकिन लोग खाएँगे। कभी-कभी तो नमक 100 रुपए किलो बिकने लगा, तब भी नमक खरीदे लोग। इसलिए ऐसा नहीं है कि महँगाई बढ़ने से खरीदारी पर असर पड़ता है। थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन फिर भी खरीदारी होती है। तो इसका और असर एजुकेशन पे पड़ेगा या अन्य चीज़ पे भी पड़ेगा? नेचुरली अगर किचन का खर्चा बढ़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उपलब्ध नहीं करा पाएँगे। ऐसे ही सरकार शिक्षा पर बहुत कम खर्च करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो मानदंड है कि एटलीस्ट 6% प्लस खर्च करना चाहिए, वो भी कम करती है। 4%, 3% खर्च करती है। और आम आदमी तो खर्च नहीं कर पाता है। और सरकारी शिक्षा खत्म हो गई, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूलों में। सभी लोग निजी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ ट्यूशन फी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ रहता है, वो दे नहीं पाएंगे। अब जिसकी मजदूरी 200 रुपया रोज है, वो 100 रुपया बच्चों पर कैसे खर्च कर पाएगा? 2 बच्चा है तो सारी मजदूरी उसी में चली जाएगी। फिर खाएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, या दवाई कैसे लेगा? इसीलिए वो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होगी। ऐसे ही अपने यहाँ जो तीसरा के बाद चौथे क्लास में जो ड्रॉपर का संख्या काफ़ी बढ़ रहा है, या मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाने का, उसमें भी काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं लोग, या हाई स्कूल से कॉलेज में जाने वालों की संख्या भी काफ़ी घट रही है। मतलब शिक्षा का जब से निजीकरण हुआ है, तो मोटा मोटी अमीर के बाल बच्चे ही कॉलेज जा पा रहे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। टेक्निकल शिक्षा तो संभव ही नहीं है, वो तो बहुत महंगा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियाँ चल रही है और ये नीतियाँ अगर आगे भी लागू रही तो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किचन, इस सब पर प्रभाव पड़ेगा। अब महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छी चीज़ बताई और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे जा रही है, इस पर धन्यवाद आपका। ये थे अर्जुन प्रसाद सिंह। इन्होंने पूरी चीज़ें बताया कि ये जो भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, इसके कारण देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जैसे सवाल लगातार गंभीर होती जाएगी। और अगर ये सरकार 24 में भी पुनः केंद्र में आ गई तो ये समस्याएं और ज़्यादा विकट रूप धारण करेगा, जिसका कि इंतहा नहीं होगा। देखते रहिए चैनल समरभूमि। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा।